तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एकेडमी में एक मीटिंग बुलाई जाती है और सारे डिसाइपल को अब एल्डर्स एंशिएंट इरा के कल्टीवेशन मेथड और प्रेजेंट वर्ल्ड के कल्टीवेशन मेथड के बारे में बताते हैं और उन्हीं में से किसी एक को चूज करने को बोलते हैं, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। वॉर कहीं भी स्टार्ट हो सकती थी, इसलिए अब उन्हें जितना हो सके प्रिपेयर करना था। इधर फिलहाल सारे डिसाइपल इस बात से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो किसी मेथड को कैसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही क्योंकि उन्हें दोनों ही मेथड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और यही सवाल एक बंदा जिसके कि दो हॉर्न होते हैं वो एक एल्डर से पूछता है, क्योंकि ऐसे वो किसी मेथड को कैसे चूज कर सकते हैं, वो भी तब जब उनकी यार पूरी लाइफ जो थी इस पर डिपेंड करती है। अगर वो कोई मेथड को ऐसे ही चूज कर ले और मान लो कि आगे जाकर फर्दर वो इम्प्रूव ना हो पाया, तो भला वो फ्यूचर में कैसे पावरफुल बनेंगे। क्योंकि अभी जो एल्डर्स ने बोला था उसे सुनकर सबके तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि एल्डर्स ने कहा था कि क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो बस इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट किए हैं वही काफ़ी पावरफुल है। इवन जिन्होंने इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट नहीं किया है वो भी यार उनके कंपेरेबल हैं और उनकी बराबरी कर सकते हैं जिन्होंने कि इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की है। और एल्डर्स ने तो ऐसा भी कहा था कि फ्यूचर में जाकर इवन वो उनसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। यार ये सुन जो सारे डिसाइपल थे वो काफ़ी हैरान और शौक हो चुके थे, क्योंकि और उनकी जो मतलब एटीट्यूड और घमंड थी, उनका जो प्राइड था, मानो एल्डर्स ने सब पे पानी फेर दिया हो जिन्होंने यार इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी। क्योंकि गाइस जो मतलब बंदे जिन्होंने इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी वो सब नॉर्मल डिसाइपल पे अपना धौं जो था वो अपने इमॉर्टल एनर्जी को दिखा के जमाते फिरते थे, और मानो अब उनसे उनका कोई दांत ही छीन लिया हो तो वो किसे क्या ही काटेंगे। वहीं दूसरे साइड सब और भी ज़्यादा हैरान थी इस बात से हो रहे थे कि यार इवन बिना इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट किए हुए भी प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड से कोई इतना पावरफुल कैसे बन सकता है। एक लड़की यार जिसने कि पर्पल गाउन पहना होता है वो थोड़ा डिसबिलीफ वे में एल्डर से पूछती है, एल्डर्स प्लीज़ क्या आप जो ऐसा फर्दर एक्सप्लेन करने करेंगे, क्योंकि अभी तक यार उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे क्या, सारे डिसाइपल का कुछ वैसा ही रिएक्शन था। इवन शिवा इवन शिवा भी एक टाइम को सरप्राइज होता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यार एंशिएंट इरा के मेथड उसका कंपैरिजन प्रेजेंट वर्ल्ड कैसे कर सकती हैं, जबकि अभी के वर्ल्ड की जो नेचुरल लॉ है वो भी चेंज हो गई है। फिलहाल वो एल्डर सबको शांत करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हें अभी ही लाइव एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इवन हमारे एकेडमी में ही कुछ ऐसे बंदे हैं जो ऑलरेडी इस बात पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और वो प्रेजेंट वर्ल्ड के मैथड को कल्टिवेट कर काफ़ी पावरफुल भी हैं। सभी इस बात से और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं अब एक जो एल्डर थे जो कि यार एक मॉडर्न क्लिप पे बैठे होते हैं और उन्होंने गोल्डन ड्रॉप पहना था और अपनी वो दाढ़ी सहलाते हुए पूरी क्राउड की तरफ इशारे करते हुए, और जो उनका इशारा होता है वो काव यूनसिंग की तरफ पिन पॉइंट होती है। फिलहाल यार अभी के लिए सभी जो था उनका ध्यान वो काव यूनसिंग पे जाता है। वही यार काव यूनसिंग वो तो खुद को मतलब ये देख काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है, एल्डर्स क्या आपसे कोई गलती हो गई है, भला मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और वैसे भी मैंने ऑलरेडी एक इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है, पर फिर भी मैं उतना स्ट्रांग नहीं जितना आप सबको बता रहे हैं। वहीं इधर लिटिल रैबिट किंग ये चैंगोंग यान ये सब तो यार काव यूनसिंग को बड़े सरप्राइज में देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि यार भला ये फैटी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और यही हाल यार सबका था। पर वो जो एल्डर होते हैं वो काव यूनसिंग को बोलते हैं, तुम खुद को कम मत समझो, और वो उसे सबके सामने बुलाते हैं। वहीं काव्य सिंह ये सुन थोड़ा सा मतलब कुकी बिहेव करने लगता है कि क्या क्या मैं सच में इतना पावरफुल हूँ। फिलहाल वो पर्पल क्लॉथ लेडी जो होती है वो एल्डर को बोलती है, एल्डर क्या ये सच में इतना पावरफुल है और प्रेजेंट वर्ल्ड की मेथड जो है वो भला कैसे डिफरेंट है। तो एल्डर सबको बोलते हैं कि तुम सब अगर प्रूफ चाहते हो तो इस पे अब मिलकर तुम लोग अटैक करो। गाइस यहाँ पे जो मतलब एल्डर होते हैं वो बाकी सब डिसाइपल को काव्य पे मतलब अटैक करने को बोलते हैं, और अब बोलते हैं कि ये बंदा जो था वो अपनी इमॉर्टल एनर्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, फिर भी तुम सबको हॉल्ड बैक कर सकता है। पर यार ये सुनते जो काव्य था वो डर के बोलता है, एल्डर ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, भला मुझे आप पब्लिक एनिमी क्यों बनाना चाहते हो। एल्डर जो थे वो यार काउंसिल की बातों को इग्नोर करते हुए बोलते हैं, अगर तुमने जानबूझ के अपनी पावर को होल्ड बैक किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ज़्यादा नौटंकी मत करो, मुझे सब पता है तुम कितने बड़े छुपे रुस्तम हो। फिलहाल एल्डर की ऐसी बातों को सुन काव सिंह के बारे में सभी काफ़ी सरप्राइज और शॉक थे। पर जैसे ही काव सिंह अपने बॉडी पर लगे किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है वहाँ पर काफ़ी सारे क्योटिक शॉट अपीयर होते हैं और वहाँ से काफ़ी सारा क्योटिक शॉट एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। वही अब एल्डर सबको मतलब पॉइंट करते हुए बोलते हैं, तो अब बताओ क्या तुम सब इसे अभी भी हेड ऑन फाइट कर सकते हो। फिलहाल सारे लोग यार एकदम से सहम गए थे, क्योंकि यार सभी जानते थे कि ये किलिंग फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है।
वहीं जो पावरफुल और नॉलेजेबल डिसाइपल थे वो तो यार देख से समझ गए थे कि ये तो यार वर्ल्ड की टॉप थर्ड किलिंग फॉर्मेशन में से एक है। उनके तो यार पसीने छूटने लग जाते हैं। वही बाकी के डिसाइपल तो यार इस बात से हैरान थे कि यार इस मोटे के बॉडी पे एक किलिंग फॉर्मेशन अरेंज है। अब तो यार कुछ डिसाइपल बोलते हैं, एल्डर क्या आपके कहने का ये मतलब है कि हम भी एक किलिंग फॉर्मेशन को अपने बॉडी पे इनग्रेव कर ले। ये सुनकर एल्डर जो थे मतलब मानो हंसे या रोए, उनका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है। और वो मतलब बोलते हैं, अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा कहने का ये मतलब था कि मैं तुम सबको बस समझाना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड की मेथड है एंशिएंट इरा की मेथड से बिल्कुल भी किसी मामले में कम नहीं है या वीक नहीं है। ये जो यूथ तुम देख रहे हो, और गाइड वहाँ पे वो काउंसिल को बता रहे थे, इसने फॉर्मेशन अरेंजमेंट ड्रिल में अपने फ्लैश पे किलिंग फॉर्मेशन को मतलब कार्व किया था, मतलब कार्व कर लिया। और तब से मतलब वो इस किलिंग फॉर्मेशन को परफेक्ट करते आ रहा है। इस कारण वो इसे एक्सट्रीम लेवल तक कल्टिवेट कर पाया है, जिसके कारण आज वो इतना पावरफुल बन पाया है। ये जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म होती है, हेवनली पैसेज रिल्म, इनग्रेवमेंट रिल्म, फॉर्मेशन अरेंजमेंट रिल्म, ट्रू सेल्फ, होली सेक्रीफाइस, ये सारे लेवल हैं, ये सब के सब क्या है, ये तुम सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम सब हर एक रिल्म को उसके एक्सट्रीम लेवल तक कल्टिवेट कर लिए या कर पाए, तो तुम सोचो कि वो कितना पावरफुल होगा। क्या वो किसी एंशिएंट मेथड के क्या वो किसी एंशिएंट इरा के मेथड से थोड़ा भी वीक होगा? और इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर फ्यूचर में तुम उस टेक्निक को फर्दर उसके बियॉन्ड जाकर मतलब कोई पाथ क्रिएट कर पाए या उसे एक्टिवेट या उसे कल्टिवेट कर पाए, तो इवन तुम एंशिएंट इरा को ही सरपास कर सकते हो। तो अब बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड की मेथड है वह एंशिएंट इरा के मेथड से कमज़ोर है? क्या वो उसके बराबरी नहीं कर सकती? फिलहाल यार शायद लोग एल्डर्स की बातों को सुन काफ़ी सरप्राइज और शॉक थे, पर फिर भी उनमें से कुछ बोलते हैं, एल्डर्स ये करना काफ़ी मुश्किल है, क्या आप कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं? ये सुनकर एल्डर बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एल्डर बोलते हैं, जो लोग 3000 प्रोमिनेंस से आए हैं वो उस पर्सन के बारे में काफ़ी अच्छे जानते होंगे। फिलहाल ये बात सुन सभी का ध्यान फोकस हो जाता है और वो सबको बताते हैं कि तुम सबने तो हुआंग के बारे में सुना ही होगा, जिसका रियल नेम सिहाओ सिहाओ भी है। ये सुनकर चैंगकुंगियान, ड्रैगन गर्ल, साथ ही 3000 प्रोमिनेंस के जो सभी लोग थे इस फिगर को भली भांति पहचानते थे। आखिर सिहाओ को यार वहाँ पे मतलब कौन ही नहीं जानता था। इधर एल्डर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग जो हुआंग है उसने हेवनली पैसेज ड्रीम में अपने 10 हेवनली पैसेज को ब्रेक कर फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया था, और उसने अपने सारे हेवनली पैसेज को एक सिंगल हेवनली पैसेज में मर्ज कर लिया है। ऐसे करके यार उसने ना सिर्फ पास्ट को सरपास किया है, इवन अगर वो फ्यूचर में अपने उस लेवल को लास्ट स्टेप तक उसे कल्टीवेट कर पाए या उसे फर्दर इम्प्रूव कर लेगा, तो डेफिनेटली वो बस अपने हेवनली पैसेज की हेल्प से किसी से भी फाइट कर सकता है। फिलहाल यार ये बात सुन सभी की जो एक्सप्रेशन होती है एकदम से मतलब क्या ही बोलो यार, काफ़ी सब शौक थे। सभी की आंखें खुली खुली रह जाती है। खास कर तो यार वांगशी, जाविये, लूथुए, इन सब का तो यार मानो क्या ही शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन होता है। उन सब के अंदर एक अलग ही डर झलक रही होती है, क्योंकि यार अपने हेवनली पैसेज को तोड़ना मानो जैसे आप अपने शरीर के अंदर हड्डियों को ही तोड़ रहे हैं और फिर से उसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें कितना पेन होता होगा। और फिर से उस सारे पैसेज को वापस मर्ज करना, फिलहाल के लिए यार चाहे वो काव्य सिंह की वर्ल्ड थर्ड किलिंग फॉर्मेशन हो या शिवा के हेवनली पैसेज, सभी लोग यार इन दोनों ही मेथड के बारे में सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। और सभी के तो यार पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि यार ऐसे कितने ही और लोग होंगे जो पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में जो कि यार ऐसा कर सकते हैं या ऐसा करने की हिम्मत भी कर सकते हैं। फिलहाल वो एल्डर बोलते हैं, मेरा मीनिंग ये है कि अगर तुम इस वर्ल्ड के हर एक कल्टिवेशन रिल्म को उसके लिमिट के बियॉन्ड ले गए, तो क्या वो किसी भी इमॉर्टल मेथड से वीक होगी? वहीं ये सुन सब अपनी मुंडी हिलाते तो हैं, पर बहुत से लोगों को डाउट था, क्योंकि यार ऐसा कौन ही कर सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल 9 डेथ इन 1 लाइफ के बराबर है। जरा सा भूल और बंदे खत्म। ये सुन वो एल्डर एक कोल्ड लुक देते हुए बोलते हैं, तुम सबकी मोटर एनर्जी के बारे में क्या कहते हो? वो भी तो 9 डेथ इन 1 लाइफ से कम नहीं थी। और अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम सब में तो ऑलमोस्ट सारे जो लोग हैं वो अपने फैमिली के दम पर उनके रिसोर्स के कारण ही इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट कर पाए हो। तुम में तो इतना भी दम नहीं कि तुम खुद खुद से एक इमॉर्टल एनर्जी भी कल्टीवेट कर पाओ। ये बात सुन बहुत से डिसाइपल को काफ़ी बुरा लगता है, पर यार वो अच्छे जानते थे कि एल्डर सच ही बोल रहे हैं। उनमें से कई सारे जो लोग हैं वो अपने फैमिली के दम पर उनके रिसोर्स के कारण ही ये मतलब यहाँ तक आ पाए हैं। इवन कई तो यार ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट ही किसी मॉर्टल का रिमेंस मिल गया था, जिससे यार वो अपने बॉडी से मर्ज कर इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर पाए हैं। जबकि यार सिंह ने तो खुद अपने दम पर इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी।
इस कारण से भी यार गाइस फाइट में सीहो जो था उसकी इमॉर्टल एनर्जी बाकी लोगों की इमॉर्टल एनर्जी से पावरफुल होती है, जबकि सामने वाला पर्सन अपने इमॉर्टल एनर्जी को दाव फ्लावर में भी कंडेंस कर चुका होता है, फिर भी यार जो सीहो होता है वो पावरफुल पड़ता है इसी के कारण, क्योंकि यार उसने वो सारे जो स्ट्रेंथ फेनोमिनन थे उनको मतलब पास किया था और खुद पर रिलाई कर इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी। हालांकि यार ये बात भी सच है कि उसने क्या सभी ने ऐसे इन्वायरमेंट में इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की है जो या तो पहले के इरा के रिमेन्स थे, जैसे कि यार इमॉर्टल एंशियंट, या ऐसे कोई प्लेस जो यार इमॉर्टल एंशियंट से बिलोंग करता हो, क्योंकि यार प्रेजेंट वर्ल्ड की जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, जिसके कारण इस इरा में इमॉर्टल बनना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। फिलहाल यार यहाँ पे एल्डर सबको अब चूज करने को बोलते हैं। अपने यार वो ये भी बोलते हैं कि अगर कोई दोनों मेथड को मतलब चूज करता है या फिर उसे चूज करने की सोच रहा है तो मैं बता दूँ वो काफ़ी डेंजरस है और लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, ना तुम उस पाथ में आगे बढ़ सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इतना बोलकर अब जो एल्डर थे वो चुपचाप हो जाते हैं। अभी फिलहाल अब इधर बहुत जो डिसाइपल होते हैं उनमें से कई लोग प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड को चूज करते हैं और बहुत सारे एंशिएंट इरा के मेथड को। जैसे यार सीओ का चांस आता है वो एंशिएंट इरा के मेथड को चूज करता है। ये देख यार एल्डर्स भी सरप्राइज लुक देते हुए बोलते हैं, तुम तो प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड को चूज करने के लिए काफ़ी बेस्ट कैंडिडेट हो। इवन हमें लगा था कि तुम वही चूज करोगे। ऑलरेडी ऑलरेडी तुमने इस बात में यूनिक क्रिएशन करके रखा है। पर तभी एक एल्डर जो था वो थोड़ा सा मतलब सीओ को लुक देते हुए बोलते हैं, कहीं तुम दोनों मेथड को तो नहीं कंपेयर करना चाहते हो। वहीं यार सीओ का भी जो इंटेंशन था वो कुछ ऐसा ही था। सीओ यार दोनों वर्ल्ड के मेथड को कंपेयर करना चाहता था और उन्हें कंपेयर कर वो खुद अपना एक अलग ही पाथ जो था वो क्रिएट करना चाहता था। और साथ ही वो बोलता है कि उसने ऑलरेडी यार इतनी मेहनत से इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की है, अब चाहे इसके लिए उसे पूरा वापस शुरू से क्यों ना शुरू करना पड़े या स्टार्ट करना पड़े, वह ऐसे आधे रास्ते पर आकर इस पाथ को छोड़ नहीं सकता और इसे भी वो पूरा एंड तक मतलब जो था वो देखना चाहता है और इसे वो कंप्लेंट करना चाहता है। और गाइस यहाँ पे सिर्फ सियाओ ही नहीं बल्कि यार ज़्यादातर तो नहीं पर फिर भी यार जितने भी जो लोग थे जो डिसाइपल थे जिन्होंने कि यार 2 या 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी, वो यार सारे जो थे वो एंशिएंट इरा के मेथड को ही चूज करते हैं, क्योंकि यार वो सब काफ़ी मेहनत से जो था वो अपना इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट किए थे। हालांकि उनमें से कई सारे जो लोग थे वो अपने फैमिली के रिसोर्स के कारण उनके सपोर्ट के कारण इस लेवल तक आ पाए थे, पर फिर भी यार वो सब इमॉर्टल तो उन्होंने कल्टीवेट की थी तो वो उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे। और काफ़ी सारे यार कहूँ तो ऑलमोस्ट जो डिसाइपल थे जिन्होंने इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट नहीं की थी या एक इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी, वो सब प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड को चूज करते हैं। फिलहाल शियो जो था वो एक साइड आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे ऑलरेडी प्रिंसेस याओये, वांगसी, लूतुओ ये सब होते हैं। उन सब ने भी एंजेलिना के मेथड को ही चूज किया था। वहीं शियो को वहीं यार यहाँ पे शियो काफ़ी सारे जो थे वो न्यू फेसेस और कुछ फैमिलियर फेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि 10 क्राउन किंग, एक्जाइल इमोर्टल। वहीं आगे में उसे किंगी भी देखने को मिलती है। शियो तो यार किंगी को देख अपने मन में बोलता है किंगी भी ने इस मेथड को चूज किया है। फिर यार उसे याद आता है कि किंगी के पास ऑलरेडी वो ग्रीन लूनर फ्लेम है जो कि कभी भी उसे छोड़कर नहीं गई। खैर उसी के आगे यार शियो को यूनचन भी दिखाई देती हैं, वो भी यार किंगी के मतलब साथ ही अकेडमी में ज्वाइन की थी। फिलहाल एक एल्डर शियो के साथ बाकी सब जो एंजेलिना के मेथड को चूज किए थे उन्हें एक साइड आने को बोलते हैं। वहीं उधर दूसरे साइड वो डिसाइपल थे जिन्होंने प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड को चूज किया था। दोनों का ही अपना एक अलग अलग ग्रुप बन चुका था। वहीं यार फैटी जो अपना काउंसिंग होता है वो चिल्लाते हुए सीओ के साइड आने को देखता है, पर एक एल्डर उसे एक लप्पर मारते हुए वापस शांत कर देते हैं और उसे यार उस ग्रुप में भेज देते हैं जहाँ पे कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड के लोग थे मतलब जो मेथड उन लोगों ने चूज किया था वहाँ पे। और वो मतलब एल्डर थे वो काउंसिल को बोलते हैं कि तुम्हें प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड को ही कंप्लेंट करना होगा। वहीं अब इधर जो सीओ होता है जो बाकी सारे जो लोग थे उन सब दोनों ग्रुप को अब एक एक एल्डर जो थे वो अपने साथ एकेडमी के डेप्थ रीजन में ले जाते हैं। फिलहाल यार यहाँ हमें एकेडमी के अंदर एक एंशेंट लैंड पे मतलब दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर थे वो सीओ और बाकी सबको एक एंशेंट रिमेन्स में लेकर आए थे। फिलहाल यहाँ पे जो फोर्थ एल्डर होते हैं अब आगे आते हुए एक स्टोन पे बैठ जाते हैं और फिर वो अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए स्पेस में कुछ एंशेंट कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यार सबसे पहले वो एंशेंट के मेथड को सबको सिखाना चाहते थे, उसके लैंग्वेज के बारे में सबको मतलब बताना चाहते थे। तो वहीं अब देखते ही देखते जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो करीबन ऐसे ही करते हुए स्पेस में 10,000 से भी ज़्यादा जो था वो कैरेक्टर्स मतलब ड्रॉ कर देते हैं, मतलब कुछ टेक्स्ट जो था वो एंशिएंट टेक्स्ट उसको ड्रॉ करते हैं।
जो वो टेक्स्ट होते हैं यार वो मतलब वॉइड में काफ़ी ब्राइटली शाइन कर रहा होता है। और सब में यार मानो कोई ना कोई जो लॉ था या फिर नेचुरल प्रिंसिपल वो कंटेन होती है। सबकी मीनिंग काफ़ी प्रोफाउंड होती है। वही जब इतने सारे कैरेक्टर्स को देख बाकी सारे जो डिसाइपल थे उन सबकी तो शक्ल बन जाती है। वही उन सारे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हुए फोर्थ एल्डर के यार सर से मतलब मानो पसीने भी आने लग जाते हैं, क्योंकि यार उन सारे कैरेक्टर को ड्रॉ करते हुए उनकी जो काफ़ी सारी जो एनर्जी थी वो कंज्यूम हो रही होती है। वहीं अब कुछ डिसाइपल बोलते हैं कि क्या हमें इतने सारे कैरेक्टर्स को सीखना होगा। तो यार ये सुन फोर्थ एल्डर एक फ़नी लुक देते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि बस इतने ही सारे कैरेक्टर्स हैं? ये तो पूरे एंशिएंट एरा के नॉलेज का आधा का भी आधा नहीं है। उस टाइम पे तो करीबन मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स होते थे। ये सुन तो यार सभी को मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि उतने सारे कैरेक्टर को याद करना, उसे सीखना ये सच में काफ़ी टाइम लगने वाला था। साथ ही ये काफ़ी मुश्किल भी होने वाला था। वही फोर्थ एल्डर बताते हैं कि मैंने कोई भी इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट नहीं की है तुम लोगों के जैसे, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ रहा है और इन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते टाइम मेरी जो काफ़ी एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है। और तुम सबने लेकिन ऑलरेडी इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर ली है, तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पर सभी फिलहाल इस बात से परेशान थे कि यार उन्हें पहले इतने सारे कैरेक्टर्स को याद करना पड़ेगा। वहीं अब कुछ डिसाइबल उन कैरेक्टर्स को देख खुद उसे ड्रॉ करने लग जाते हैं, मतलब उसे ड्रॉ करने को देखते हैं। कुछ तो सक्सेसफुली कुछ कैरेक्टर्स को ड्रॉ भी कर लेते हैं, इवन उनके मीनिंग को भी वो समझ पाते हैं। पर बाकी और भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसे समझ नहीं पाते हैं। वही सिंह भी इतने सारे कैरेक्टर्स को देख थोड़ा सा मतलब उसे हेडक होने लग जाता है। हालांकि यार सिंह ने भी कुछ कैरेक्टर्स को कंप्लेंट कर लिया था, पर इतने कम टाइम में वो भी यार इतने सारे कैरेक्टर्स को नहीं समझ पा रहा था, उसे भी टाइम लगता। वहीं यार अब एल्डर बताते हैं कि अगर तुम सबकी पावर इनफ होगी तो तुम्हारे लिए जो सारे मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कुछ सेवरल थाउजेंड ऑफ कैरेक्टर में ही चेंज हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ एल्डर के कहने का मतलब था कि यार जब उनकी पावर और नॉलेज उस लेवल तक पहुंच जाएगी, जब उन्हें नेचुरल लॉ और उसके रूल के बारे में पता होगा, तो उनके लिए जो सारे वर्ड्स हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे, क्योंकि उनके ट्रू मीनिंग को वो उस वक्त समझ समझ चुके होंगे। वहीं अब जो फोर्थ एल्डर होते हैं अपने स्टीव को मूव करते हैं और जो पूरा अंधेरा जो था वहाँ पे छा जाता है, और फिर वो एक छोटा सा जेड माउंटेन जैसा कुछ ट्रेजर्स निकालते हैं। एक्चुअली में यार वो एक माउंटेन ही होता है, और जैसे यार वो बाहर आता है उसकी साइज बढ़ने लग जाती है और वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा हो जाता है। और उस माउंटेन पे कई सारे एंशिएंट टेक्स्ट लिखे होते हैं जो कि काफ़ी शाइन करने लग जाते हैं। वहीं यार जो माउंटेन होता है उस माउंटेन की जो पीक होती है वो ऊपर का हिस्सा वो गायब होता है। मतलब उस माउंटेन का जो अपर हिस्सा था उसको किसी ने काट दिया था, उसका अपर हिस्सा ही नहीं होता। ये देख सारे डिसाइपल के मन में सवाल था कि आखिर वो पार्ट कहाँ गया, क्या उस पार्ट पर ही पहले एंशिएंट टेक्स्ट लिखे थे। तो एल्डर सबको बताते हैं कि जो जेड माउंटेन है वो एंशिएंट इरा से है, और जो ये सारे कैरेक्टर जो कि उस माउंटेन पर लिखे हुए हैं वो सब काफ़ी सारी नेचुरल को कंटेन की हुई है और उनकी मीनिंग काफ़ी डीप और प्रोफाउंड है। वहीं इस माउंटेन के टॉप पे वहीं इस माउंटेन के टॉप पर भी पहले कुछ एंशिएंट टेक्स्ट लिखे थे जो कि टोटल 108 वर्ड्स होती हैं, और उन वर्ड्स में इतना ज़्यादा मिस्टीरियस और प्रोफाउंड ट्रू द एसेंस छिपा था, कंप्रेस किया हुआ था, कि अगर उनमें से एक भी वर्ड कोई कंप्लेंट कर पाता तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती, उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता। पर अफसोस कि अब वो मौजूद नहीं है। फिलहाल सीओ और बाकी सब ऑलरेडी उस माउंटेन के पीक पे चले गए थे, पर वहाँ का जो हिस्सा था वो तो गायब था। ऐसा लग रहा था कि यार किसी ने जानबूझकर उस हिस्से को मतलब कि शार्प वेपन से काट दिया हो। फिलहाल फोर्थ एल्डर सबको इतना निराश होने की भी नहीं बोलते, क्योंकि यार पूरे 9 और 10 अर्थ में भी अभी भी कुछ ऐसे बहुत से जो इमॉर्टल केव हैं वो बचे हैं जिसको कि आज तक मतलब एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और वो बताते हैं कि इन फ्यूचर अगर तुम सब इतने पावरफुल बन जाओ तो उन सारे केव को एक्सप्लोर कर सकते हो, और मे बी तुम्हें वहाँ पे जो लॉ ये जो मतलब लॉस्ट वर्ड्स है वो मिल जाए। बात तो उनकी सही थी। ये एंशिएंट टेक्स्ट ये एंशिएंट टेक्स्ट थे जो कि इस माउंटेन पे इनग्रेव किए थे। वो ये एंशिएंट टेक्स्ट कहीं और भी तो हो सकते हैं। फिलहाल इस बात से सबका मॉडल जो था काफ़ी हाई हो जाता है। पर साथ ही एल्डर सबको इतने भी हवा में उड़ने को नहीं बोलते, और वो सबको पहले बेसिक लैंग्वेज और वर्ड्स को कंप्लेंट करने को बोलते हैं जो कि यार इन माउंटेन वॉल्स पे लिखा था। फिलहाल सभी उस सारे वर्ड्स को कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जाते जाते यार फोर्थ फोर्थ एल्डर सबको बताते हैं कि ये माउंटेन उन्होंने और एक एडलर के साथ मिलकर डिफाइन किया है, जिसके कारण यार उन सबकी जो इम्प्रिंट है वो इस माउंटेन पे कंटेन है। अगर कोई उसे ट्रिगर कर देता है तो उसे इन वर्ड्स को कंप्लेंट करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये बोलकर फोर्थ एल्डर अब यहाँ चले जाते हैं। वहीं अब सिया और बाकी सारे भी उन सारे टेक्स्ट को कंप्लेंट करने लगते हैं। फिलहाल स्टार्टिंग में तो यार सब अच्छा चल रहा होता है, लगभग सारे डिसाइपल को वो कैरेक्टर समझ में
मतलब आ रहे होते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है अब सबके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जो सारे एंशियंट टेक्स्ट थे दिखने में जितना सिंपल लग रहे होते उतना होते नहीं। उन सारे टेक्स्ट में नेचुरल लॉ कंटेन थी, जिसे यार इतनी जल्दी कंप्लेंट करना काफ़ी मुश्किल था। इधर ये सब चल ही रहा होता है कि एक काफ़ी जोर की आवाज़ आती है और एक बंदा उस वाइट माउंटेन से ब्लास्ट होते हुए फेंक दिया जाता है। एक्चुअली में यार वो एंशियंट टेक्स्ट जो था वो एक क्रिएचर का फॉर्म ले लिया होता है और उसी क्रिएचर ने उस बंदे को ब्लास्ट करते हुए माउंटेन से दूर फेंक दिया था। ये देख यार सब समझ जाते हैं कि ये जो एंशियंट टेक्स्ट है वो कितना डिफिकल्ट है और इनकी पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। बस एक वर्ड ने उस बंदे की ऐसी हालत कर दी थी। तो सारे अगर एंशियंट टेक्स्ट को अगर वो एक साथ यूज कर पाए तो यार उनकी पावर क्या ही तो होगी। सभी अपने मन मन में ये सोच और भी ज़्यादा मतलब शॉक और स्पीचलेस हो जाते हैं। इधर अब ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी फिलहाल उन सारे टेक्स्ट को कंप्लेंट करने में लगे होते हैं। सभी को इस बात की सभी को यार इस बीच काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तभी लूथुओ को दिखाया जाता है। उसके सामने यार 10 हेवनली ड्रैगन अपीयर होते हैं जो कि उन्हीं एंशियंट टेक्स्ट से मिलकर बने थे। एक्चुअली में यार लूथुओ ने इन दिनों में ऑलरेडी कई हजार लेटर्स को कंप्लेंट कर लिया था और वो यार उन्हीं लेटर का जो था यूज करके उन 10 ड्रैगन को बनाया था। ये देख फोर्थ एल्टर भी उसकी तारीफ करते हैं, बट वो साथ में थोड़ा वरी भी थे। तो थोड़ा सा चिंता भी हो रही थी क्योंकि जो लूथ वो था यार वो जानबूझ कर रिस्क ले रहा था। हालांकि इन दिनों में उसने अच्छे खासे रिजल्ट को ऑब्टेन किया है, पर फिर भी वो थोड़ा चीज़ों को रश कर रहा था। वहीं वो ड्रैगन्स अब लूथो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एट द एंड जो यार लूथो था वो उन ड्रैगन्स को निपटा तो देता है, पर इस फाइट में उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी पावर और इतनी जल्दी उसने इतना सारा जो वर्ड था उसको कंप्लेंट कर लिया था। बाकी सब काफ़ी सरप्राइज होते हैं। इधर वांगसी के साइड अब एक ट्री अपीयर होता है। वो भी यार कई हजार वर्ड से मतलब कंडेंस होकर बना था और उसका लस्टर गोल्ड मेटेलिक होता है, यानी उसका कलर जो था गोल्ड मेटेलिक कलर का था। और वो अपने ब्रांच को किसी डिवाइन चेन की तरह वांगसे पे शूट करता है ताकि वो उसे मार सके। पर वांगसेर अपने तीनों इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट करती है और तब जाकर वहाँ पे सब कुछ शांत होता है। ऐसे ही फिलहाल बहुत सारे जो डिसाइपल थे वो अलग अलग सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। तभी यार हमें 10 क्राउन किंग को दिखाया जाता है जिसके आसपास क्यूटिक एनर्जी फैलने लगती है और एक कॉस्मोस फॉर्म हो जाता है। और वो कॉस्मोस जो था वो कॉस्मोस एम्ब्रायो थी। गाइस एम्ब्रायो का मतलब यार जब बेबी जस्ट बनना स्टार्ट ही होता है, मतलब यार वो अपने डेवलपिंग स्टेज में होता है अपने मदर के वूम में। उसी तरह गाइस यहाँ पे जो कॉस्मोस था वो अपने डेवलपिंग स्टेज में होती है। ये देखते यार फोर्थ एल्डर काफ़ी शौक हो जाते हैं। और गाइस यहाँ पे जो भी मतलब वो कॉस्मिक एम्ब्रायो बनी थी वो सब उसी एंशिएंट टेक्स्ट से मतलब कंडेंस होकर बनी होती है। और वो जो टेन क्राउन किंग की काफ़ी तारीफ करते हैं। साथ ही यार अपने मन में फोर्थ एल्डर बोलते हैं कि कहीं ये बंदा उस सीनियर का डिसाइपल तो नहीं, पर यार वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। ऐसा फोर्थ एल्डर अपने मन में सोच रहे होते हैं। यहाँ पे यार किस सीनियर की बात की गई है ये तो फिलहाल बताया नहीं गया। वहीं कुछ देर बाद टेन क्राउन किंग जो था उसके आसपास फिर से मतलब शांति छाती है और सभी देख सकते थे कि जो टेन क्राउन किंग है उसके हाथों में एक वर्ल्ड ट्री सैपलिंग है। ये देख फोर्थ एल्डर और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और काफ़ी सरप्राइज भी थे। ऐसे तो इन एल्डर्स को पहले ही डाउट हो गया था जब टेन क्राउन किंग एकेडमी में एंटर किया था, पर अभी उन्हें सच में याद यकीन हो गया था कि क्योंकि वर्ल्ड ट्री सैपलिंग सच में एक इमॉर्टल सीड है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है इस वर्ल्ड में। क्योंकि यार इस जगह ट्रेजर होना मतलब सच में वो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि वर्ल्ड ट्री सैपलिंग की हेल्प से टेन क्राउन किंग बाकी सब से काफ़ी जल्दी और काफ़ी सारे एंशिएंट टेक्स्ट को कंप्लेंट कर पाएगा। वहीं अब दूसरे साइड हमें एक वाइट क्लैड लेडी को दिखाया जाता है। उसके सर पे उसके सर के ऊपर एक ग्रीन मून अपीयर होती है। ये यार किंगी होती है। उसका जो ग्रीन मून होता है जैसे उस माउंटेन पे जाता है वो जो सारे एंशिएंट टेक्स्ट लिखे होते हैं वो ग्रीन मून मतलब उन सबको कंप्लेंट करने लगता है। और जो सारे एंशिएंट टेक्स्ट थे वो मानो यार वो जो ग्रीन मून था उसके अंदर एंटर करने लग जाती है। मतलब यार जो सारे टेक्स्ट की मीनिंग थी किंगी वो इतने कम टाइम में 10,000 से ज़्यादा टेक्स्ट को वो कंप्लेंट कर लेती है उस ग्रीन मून की हेल्प से। सभी तो यार ये देख काफ़ी हैरान और शौक हो जाते हैं। इवन फोर्थ एल्डर भी, क्योंकि यार जब वो ग्रीन मून था एक लूनर फ्लेम थी। पर सभी प्रेजेंट वर्ल्ड में जानते थे कि यार इस टाइप की जो एंशिएंट फ्लेम है बस सबको डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंचने के लिए यानी उस पर ब्रेक थ्रू करने के लिए हेल्प करती है और फिर यार वो उनके बॉडी से निकल कर चली जाती है। पर यार किंगी के बॉडी पर जो ग्रीन लूनर फ्लेम थी वो अभी भी होती है। और वहीं यार जो ग्रीन लूनर फ्लेम थी उसके लिए जो सारे एंशिएंट कैरेक्टर थे वो माने जाने पहचाने से हों। ये देखते हो जो फोर्थ एल्डर होता है थोड़ा सा मतलब आह भरते हुए बोलते हैं कि लगता है मुझे इन सबको इस बारे में बता देना चाहिए। सभी डिसाइबल को बताते हैं
कि मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ। इन एंशिएंट लैंग्वेज और एंशिएंट एरा के मैथड को कंप्रेहेंड करने से पहले कुछ चीज़ों का जानना तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वह बताते हैं कुछ चीज़ें हैं जो अगर तुम्हारे पास हो तो तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी और टाइम के साथ तुम्हारी पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। वो है इमॉर्टल सीड। जैसे कि टेन क्रॉन किंग के पास उसकी वर्ल्ड ट्री सैपलिंग है और उस लड़की के पास वो एंशिएंट फ्लेम। वो सब एक टाइप के इमॉर्टल सीड हैं। पर टेन क्रॉन किंग की जो वर्ल्ड ट्री सैपलिंग थी वो काफ़ी पावरफुल इमॉर्टल सीड है। ये सुन तो यार अब सारे डिसाइपल टेन क्रॉन किंग के वर्ल्ड ट्री सैपलिंग को ढूंढने लगते हैं। अब सबको समझ में आने लग जाता है कि यार आखिर इमॉर्टल सीड की क्या वैल्यू है और वह कितना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सबकी आंखों में रेकॉले की चमक होती है और वह पूछते हैं, एल्डर भला हमारे पास तो एक भी इमॉर्टल सीड नहीं है, भला हम एल्डर इला के मेथड को कैसे कंप्लेंट कर पाएंगे। ये सुन फोर्थ एल्डर बोलते हैं कि तुम सब उसकी चिंता मत करो, जल्दी तुम सबको मैं इमॉर्टल सीड ढूंढने के लिए ले चलूँगा। पर वर्ल्ड ट्री सैपलिंग या कॉस्मोस इम्ब्राज जैसा इमॉर्टल सीड मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं, इतने रेयर कि इवन लॉन्ग लाइफ फैमिली भी इसे नहीं खरीद सकते। ये बस तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हें मिल गया तो मिल गया, क्योंकि ये सब जो थे वो काफ़ी यूनिक हैं। वहीं अब बहुत से डिसाइपल जो थे इस बात से काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, पर वही सब टेन टॉकिंग की मॉडल सीट को देखकर कुछ लोग जेलसी फील करते हैं, क्योंकि यार उस जैसा सिर्फ एक ही क्योंकि उस जैसा ही मॉडल सीट यार लिटरली काफ़ी यूनिक और काफ़ी रेयर था और उस जैसा दूसरा कोई और मतलब मॉडल सीट नहीं होता। इस कारण वो सब बहुत से जो एल्डर मतलब बहुत से जो मतलब डिसाइपल थे वो काफ़ी जेलस फील कर रहे थे। तो एल्डर सबको बताते हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता, इस दुनिया में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो तुम लोगों ने अभी देखा नहीं। और रही बात उस जैसे मॉडल सीट की, तो हालांकि वो वर्ल्ड ट्री सैपलिंग, इनिशियल कॉस्मोस सब काफ़ी रेयर इमॉर्टल सीड है, पर इसके कंपेरेबल भी इमॉर्टल सीड हो सकती है। फिलहाल अब बाकी सब बोलते हैं कि एल्डर वो इमॉर्टल सीड हमें कहाँ मिलेगी। तो एल्डर बताते हैं रिल्म टॉम में। और वो फर्दर बोलते हैं कि इस बीच तुम सबको अपनी पावर बढ़ानी होगी और बाकी दो अकेडमी से पहले हमें वहाँ जाना होगा, ताकि उनसे पहले हम इमॉर्टल सीड ऑब्टेन कर सकते हैं। वहीं बाकी दो अकेडमी के बारे में सुनकर सारे के सारे डिसाइपल काफ़ी शौक हो जाते हैं कि क्या और दो अकेडमी। तो यार फोर्थ एल्डर सबको बताते हैं कि हेवनली डाइट इंस्टीट्यूशन उसके अलावा भी दो और एकेडमी हैं, जैसे कि सेक्रेड एकेडमी और इमॉर्टल एकेडमी कहा जाता है। फिलहाल यार इन दोनों एकेडमी के नाम के बारे में सुन जो सारे डिसाइपल थे काफ़ी शौक हो चुके थे। हालांकि यार सीहा और किंगी इन लोगों ने पहले ही इन एकेडमी के बारे में सुन रखा था, मतलब इन्हें कुछ आइडिया तो था, क्योंकि जब एल्डर्स 3000 प्रोमिनर्स में डिसाइपल सिलेक्शन के लिए आए थे तब उन लोगों ने इन दोनों अकेडमी के बारे में मेंशन किया था। पर बाद में जाकर हेवन आर्ट इंस्टीट्यूशन के बारे में ही काफ़ी चर्चा होने लगी थी, पर कभी इन एकेडमी के बारे में जो था बाद में डिस्कस नहीं किया गया। बट बाकी जो सारे डिसाइपल थे, इवन जो 9 इवन और 10 अर्थ से बिलोंग करते थे, उन्हें भी ये ज़्यादा कुछ नहीं पता था इन दोनों अकेडमी के बारे में। कुछ लोगों ने बस थोड़ा सा मतलब र्यूमर सुन रखा था। तो वो सब तो जो एल्डर थे वो सबको फर्दर इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं। पर उससे पहले एल्डर सबको बोलते हैं कि तुम लोगों में से शायद कुछ लोगों ने उस अकेडमी के बारे में सुन रखा होगा या उन्हें कुछ पता होगा, तो तुम्हें जितना ही पता है वो तुम पहले मुझे बताओ। ये सुन प्रिंसेस आवे भी बोलती है, मैंने सुना है कि वो दोनों अकेडमी के डिसाइपल सिलेक्शन काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है और वो दोनों अकेडमी काफ़ी स्पेशल है। ये सुन फोर्थ एल्डर बोलते हैं, हम्म जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है लॉन्ग लाइफ फैमिली के बालों से, तुम्हें कुछ तो पता है। और वो आगे बताते हैं कि एक्चुअली में जो दोनों अकेडमी है वो काफ़ी पुरानी है, मानो जब से 9 हेवन और 10 अर्थ थी तब से वो अकेडमी एग्जिस्ट करती है, तब से वो दोनों अकेडमी ने किसी डिसाइपल को सिलेक्ट नहीं किया। ये सुन प्रिंसेस जॉय भी बोलती हैं कि क्या उन अकेडमी के टैलेंटेड डिसाइपल आउटर वर्ल्ड में आने वाले हैं। फिलहाल इस बात से सारे लोग शॉक हो जाते हैं, इवन शिया और यूनचैन भी, क्योंकि यार उन्हें भी पता चला था कि जो दोनों अकेडमी है वो हेवनली डाइटिंग इंस्टीट्यूशन के जैसे न्यूली इस्टेब्लिश है, पर किसी को नहीं लगा था कि वो दोनों अकेडमी इतनी पुरानी होगी। वहीं यार फोर्थ एल्डर अब आगे बताते हैं, एक्चुअली में वो अकेडमी कहने को तो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती हैं, पर उसे न्यूली बिल्ड भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों अकेडमी काफ़ी हिडन अकेडमी हैं और कभी भी किसी आउटर वर्ल्ड के डिसाइपल को सिलेक्ट नहीं करती। इवन उन अकेडमी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में, और वो भी जो लोग उसे जानते हैं वो पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में मतलब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जिनको कि उन अकेडमी के बारे में पता भी होगा, जिसमें से लॉन्ग लाइफ फैमिली शायद उन्हें थोड़ा बहुत उनके बारे में कुछ पता भी है। और एल्डर फर्दर बताते हैं कि जो दोनों अकेडमी काफ़ी पावरफुल हैं, वहाँ के जो एल्डर्स हैं जो वो सारे वो इस वर्ल्ड के टॉप हिडन एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी इस आउटर वर्ल्ड के मोह माया को त्याग कर अपने सोल्जर कल्टिवेशन में चले गए थे।
इवन कुछ मेरे से भी सीनियर हैं, और उन एकेडमी के डिसाइपल वो सो कॉल्ड ओल्ड फ्रीक के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। वहीं ये बात सुनते ही सभी डिसाइपल एकेडमी के सारे हैरान हो जाते हैं, काफ़ी शौक थे, क्योंकि वो सारे डिसाइपल तो यार इन सब से ओल्डर जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आखिर में उन जैसे एकेडमी के डिसाइपल से वो सब सामना कैसे कर पाएंगे। वहीं वो फर्दर बताते हैं कि उन दोनों एकेडमी में सबसे ज़्यादा ओल्ड जो था वो इमॉर्टल एकेडमी है, और जैसा कि उसका नाम है, वो इमॉर्टल मैथड पे रिसर्च करती है। हालांकि इस बात पे वो कहाँ तक गए हैं उसका तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी आज तक उस एकेडमी के एल्डर्स को क्योंकि मैंने भी आज तक उस एकेडमी के एल्डर को नहीं देखा। वही बात करें सेक्रेड एकेडमी की, तो वो इमॉर्टल एकेडमी से थोड़ा सा लेट इस्टेब्लिश हुआ है, पर वो भी काफ़ी एंशिएंट माना जाता है, और ये एकेडमी प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड पर रिसर्च करती है। वहाँ के डिसाइपल काफ़ी आउटस्टैंडिंग जीनियस होते हैं, जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल होते हैं। सिर्फ वही क्वालिफाइड हैं, बाकी लोग उस एकेडमी में जा भी नहीं सकते। और और क्या तुम सबको पता है कि प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड की होली लैंड कहाँ पे है? वो सैक्रेड एकेडमी में ही है। फिलहाल इधर ये सब सुनकर हर डिसाइपल के मन में काफ़ी उथल पुथल मच गया था, खासकर वो 9/10 अर्थ के कुछ जीनियस, क्योंकि यार वो खुद को काफ़ी एक्सेप्शनल और पावरफुल मानते थे। इधर वांगसी भी यार ये सब सुन काफ़ी सोच में पड़ जाती है। तो ये देख प्रिंसेस आविया एक स्माइल के साथ बोलती है, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा कुछ कनेक्शन उस एकेडमी के साथ है, क्योंकि ये जो क्योंकि वो सैक्रेड एकेडमी का ही डिसाइपल है। ये बात सुन सारे लोग काफ़ी सरप्राइज होते हैं और काफ़ी हैरान भी हो जाते हैं। पर यार यहाँ पे प्रिंसेस प्रिंसेस चावे का कहने का मतलब ये था कि रिसेंटली यार वांग फैमिली वालों ने वांगसी के मैरिज के बारे में कुछ कहा था या कुछ न्यूज़ रिलीज की थी। और गाइज आपको पता है कि जब सिहाओ को वो सब पकड़ने आए थे एकेडमी में, तो वहाँ पे यार जो वांगसी की मैरिज थी उसको वांग फैमिली वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वांग फैमिली वालों ने ऑलरेडी एक एंशिएंट फैमिली के जो टॉप एक्सेप्शनल बंदा है उसके साथ वांगसी की मैरिज फिक्स कर दी है। और गाइज जो बंदा है वो शायद उसी सैक्रेड एकेडमी का एक डिसाइपल है। फिलहाल फोर्थ एल्डर थोड़ा सा आह भरते हुए बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले बैटल एक्सचेंज में तुम सब अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि यार आने वाले इन फ्यूचर जो दोनों एकेडमी है उसके डिसाइपल यहाँ पे आएंगे, और उन सब से तुम सबको पॉइंटर एक्सचेंज करने को मिलेगा। तो मैं होप करता हूँ कि तुम सब उस वक्त हमारे एकेडमी का जो नाक था वो नहीं कटवाओगे। वैसे तुम जीत पाओगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो सारे डिसाइपल उन सारे ओल्ड फ्रेक के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, जो कि सारे के सारे मॉन्स्टर हैं, और वो सब काफ़ी मिस्ट्रीज और पावरफुल हैं, क्योंकि जो सारे डिसाइपल हैं वो इस आउटर वर्ल्ड से सिलेक्ट नहीं किए गए हैं, सारे के सारे हिडन एक्सपर्ट हैं। इतना बोलते यार फोर्थ एल्डर जो थे वो एक जाइल इमोर्टल की तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये बंदा उसे भी यार उस जैसे किसी हिडन एक्सपर्ट यानी जो ओल्ड एक्सपर्ट थे उनका कोई इनहेरिटेंस ऑप्टेन हुआ होगा या उसे मिला होगा। फिलहाल वो आगे बताते हैं कि उन दोनों अकेडमी में काफ़ी कम ही डिसाइपल है, पर हर एक डिसाइपल एक्सेप्शनली पावरफुल है। बस तुम इतना बस तुम लोग इतनी बुरी तरह से मत हारना कि हमारी अकेडमी की काफ़ी बेइज्जती हो। तभी कुछ डिसाइपल बोलते हैं कि एल्डर आप चिंता मत कीजिए, हम डेफिनेटली उन्हें हरा देंगे। तो यार ये सुन फोर्थ एल्डर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो भी जानते थे कि यार वो सब कितने पावरफुल हैं, और इनके सामने जो गाइड एवरेज एडिशन के डिसाइपल है वो उनकी जो एरोगेंस है वो उनके सामने काफ़ी गंदी तरह से टूटने वाली है। पर फिर भी फोर्थ एल्डर जो थे वो सीरियस होते हुए सबको बस अपना बेस्ट करने को बोलते हैं। बताते हैं कि तुम में से जिन्होंने एंशिएंट मेथड को कल्टिवेट किया है उनमें से किसी एक्सेप्शनल जीनियस को इमॉर्टल एकेडमी वाले सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपना डिसाइपल बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जो प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड जिन लोगों ने कल्टिवेट की है उसे सेकंड एकेडमी वाले चूज करेंगे, और उन्हें सेकंड में जाने का मौका मिल सकता है। वहीं यार ये सब सुन तो काफ़ी जो डिसाइपल थे सबके बीच से काफ़ी कमोशन क्रिएट हो जाती है कि क्या वो दोनों एकेडमी एक्चुअली यहाँ पे डिसाइपल सेट करने के लिए आ रहे हैं। पर उनकी यार इस टाइप की मेथड से साफ पता चल रहा था कि यार वो दोनों एकेडमी जो थे वो कितने पावरफुल है, और इवन उनके सामने हेवन डाटा इंस्टीट्यूशन भी था वो काफ़ी कमज़ोर है। इवन यहाँ के जो एल्डर थे वो भी यार उनसे डरते थे, उस एकेडमी के जो एल्डर्स थे उनसे डरते हैं। पर तभी एक बंदा पूछता है कि क्या ग्रेट एल्डर से भी ज़्यादा वो लोग पावरफुल है? तो वहाँ पे यार फोर्थ एल्डर बताते हैं कि उनके कंपेरेबल बस एक या दो ही लोग हैं जो उन दोनों अकेडमी में हैं। फिर भी यार वो दोनों अकेडमी इस तरह से डिसाइबल सेलेक्ट कर ली थी, इसका मतलब साफ था कि यार वो दोनों अकेडमी है वो हेवन डाटा इंस्टीट्यूशन को उतना वैल्यू नहीं करती थी। ये तो साफ पता चल रहा था, और इसी बात से जो यार फोर्थ एल्डर थे वो थोड़ा नाखुश थे, भी यार ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं अब बाकी सारे के मन में यार एक ही बात चल रही होती है कि आखिर उन दोनों अकेडमी के डिसाइपल वो कितने पावरफुल हैं। तो फोर्थ एल्डर बताते हैं कि यार उनके डिसाइपल के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो सब कभी आउटर वर्ल्ड में नहीं आते। शायद तुम सब एक बंदे को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, वान किंग। ये सुनते ही बोलते हैं सब लोग, क्या
युवान किंग। सारे बंदे ये सुन काफ़ी शौक हो जाते हैं क्योंकि पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में सारे लोग यार उसे अच्छे से जानते थे। सभी जानते थे कि यार वो कितना पावरफुल है। और गाइज यहाँ पे जो ये कल्टिवेशन लेवल है ठीक से मेंशन नहीं की गई है, बट यार आगे आपको पता चल जाएगा। आई थिंक फिलहाल यार वो सेल्फ सेवडिंग लेवल पर है, सेल्फ सेवडिंग लेवल के पीक पे। और गाइज ये सेट मास्टर के बाद का जो लेवल है वो होता है। वही सारे लोग उसके बारे में सुन काफ़ी सरप्राइज होते हैं। तो वहीं यार शिवा को दिखाया जाता है जो कि यार उसके मन में मानो अलग ही नफरत की ज्वाला धधक रही होती है, क्योंकि रिवान किंग ने शिवा के साथ जो किया था वो उसे कैसे बोल सकता था। और इधर जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं कहूँ कि जो वान किंग है वो बस एक एबेंडर्ड डिसाइपल है उन दोनों एकेडमी का, तो यार ये सुन तो और भी ज़्यादा मतलब जो लोग थे हैरान हो जाते हैं और काफ़ी शौक हो जाते हैं। ये क्या, वान किंग, द ग्रेट वान किंग सुप्रीम किंग, वो एक्चुअली में उन दोनों डिसाइपल के छोड़े हुए डिसाइपल है, मतलब उन दोनों एकेडमी के ट्रू डिसाइपल भी नहीं है। तो एल्डर बताते हैं कि हाँ, क्योंकि जो वान किंग था उस दोनों ही एकेडमी का टेस्ट को मतलब पास नहीं कर पाया था और वो क्वालिफाइड नहीं था कि वो दोनों एकेडमी में एंटर कर पाए। पर फिर भी वो काफ़ी टैलेंटेड और जीनियस था, जिसके कारण वो जो दोनों एकेडमी है उसे कुछ रिसोर्सेज देती रहती है। इवन कुछ ओल्ड फ्रीक भी अपने कल्टिवेशन से बाहर आकर वान किंग को गाइड करते हैं, जिस कारण आज वो इस लेवल तक पहुंच पाया है। वहीं ये बोलते टाइम जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो शिवा की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवा और वान किंग उन दोनों का कितना बड़ा बड़ा लफड़ा मतलब चल रहा है, मतलब उन दोनों का कितना बड़ा बड़ा लफड़ा है। तो खैर guys, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।